गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है टियानहे मॉड्यूल। तो ये टियानहे मॉड्यूल क्या है कि चाइना जो है अपना एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। तो उसके अंदर बहुत सारे जो हैं वो पार्ट्स लगेंगे जैसे। तो उसमें से जो मेन जो उसका कोर मॉड्यूल है उस स्पेस स्टेशन का वो ये है टियानहे मॉड्यूल। ठीक है। तो चाइना का जो स्पेस स्टेशन है जिसका नाम टियांगोंग है, तो उसका जो सबसे कोर मॉड्यूल जिसके अंदर स्पेस क्राफ्ट जाके जो है अपने वो एस्ट्रोनॉट्स को उतारेंगे, जिसमें सारे ऑपरेशंस चलेंगे, तो उसके मॉड्यूल को भी चाइना ने लॉन्च किया है। तो इसका नाम रखा है टियानहे मॉड्यूल। ठीक है। तो यही जो है मैनेजमेंट और कंट्रोल हब होगा। टियांगोंग जो स्पेस स्टेशन जो चाइना प्लान कर रहा है उसका जो मेन कंट्रोल हब जो है वो यही टियानहे मॉड्यूल होगा। ठीक है। अब जो 11 टोटल ऐसे मिशंस टोटल भेजने पड़ेंगे उन सबको मिला के जो है चाइना का जो है वो स्पेस स्टेशन टियांगोंग बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे और मॉड्यूल्स अभी जाएंगे बेसिकली। ठीक है। तो उनको मिलाकर जो है वो चाइना का स्पेस स्टेशन बन जाएगा। अब टियांगोंग स्पेस स्टेशन क्या है, टी शेप जो है वो उसका मॉड्यूल होगा, कोर मॉड्यूल, जो कि ये टियाने है। ठीक है। तो ये टियाने जो उसका टी शेप्ड कोर मॉड्यूल है, और इसी के आसपास और भी बहुत सारे जो है उनके जो स्पेस के प्रोडक्ट्स जाएंगे, तो उसको मिलाकर जो है ये टियांगोंग स्पेस स्टेशन बनेगा। तो जो टियांगोंग स्पेस स्टेशन है ये 10 साल तक जो है मिनिमम जो है वहाँ पर ऑपरेशनल रहेगा। 66 टन का होगा, मल्टी मॉड्यूल होगा, उसमें से एक जो कोर मॉड्यूल है वो जा चुका है। ठीक है। तो ऐसे टोटल 11 और जाने हैं आपको, जैसे भी मैंने बताया। और ये जो इनका स्पेस स्टेशन है ये लो अर्थ ऑर्बिट में 350 किलोमीटर से लेके 450 किलोमीटर के आसपास जो है ऑल्टीट्यूड पे जो है वो रखा जाएगा। ठीक है। वो उसी में ऑपरेट करेगा। अब याद है आपको, अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि इंडिया भी एक स्पेस स्टेशन प्लान कर रहा है। तो इंडिया इज़ ऑल्सो प्लानिंग, और इंडिया का जो स्पेस स्टेशन है वो भी ऐसे ही 400 किलोमीटर के आसपास एरिया जो है हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में वहाँ पर ऑपरेट करेगा। अभी 2 और कोर मॉड्यूल्स जाएंगे चाइना के। उसके अलावा 4 मैन्ड स्पेसक्राफ्ट और 4 कार्गो स्पेसक्राफ्ट जो हैं वो भी जाएंगे। उसको मिलाकर जो टियांगोंग स्पेस स्टेशन चाइना का कंप्लीट होगा। ठीक है। अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसमें यूएस, कनाडा, यूरोप, जापान वगैरह इन्वॉल्व हैं, उसमें चाइना की जगह नहीं है। उसमें रशिया भी था लेकिन चाइना को उसमें जगह नहीं मिली है। तो इसलिए चाइना ने प्लान किया था कि वो अपना खुद का ही स्पेस स्टेशन वहाँ पर लॉन्च करेगा। तो चाइना ने ट्रायल स्टेशंस भेजे अपने 2 अभी तक, टियांगोंग 1 और टियांगोंग 2। उसके बाद अब चाइना जो है वो जो है ओरिजिनल जो अपना प्लान्ड जो स्पेस स्टेशन है वो अब भेजना चाह रहा है। तो उसी के लिए ये टियानहे मॉड्यूल जो है वो वहाँ पर भेजा गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैंटोनमेंट बोर्ड्स। तो कैंटोनमेंट बोर्ड्स जो है वो देखा जा रहा है कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट्स को इन कोविड सिचुएशन। वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड होते क्या हैं। तो ये एक सिविक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, इंडिया में हर जगह पर होती है, हर स्टेट्स में होती है बेसिकली, जहाँ पर भी मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है। और ये आती किसके कंट्रोल में है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में। ये म्यूनिसिपल जो इसकी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन होती है कैंटोनमेंट एरियाज़ की, वो कैंटोनमेंट बोर्ड संभालते हैं जो कि डेमोक्रेटिक बॉडीज़ होती हैं। ठीक है। तो जो आर्मी वाला एरिया खासकर जो होता है जिसको हम कैंटोनमेंट एरिया कहते हैं, तो उसकी जो डेमोक्रेटिक बॉडी जो उसके म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही है उसको हम कैंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं। ठीक है। लेकिन ये कैंटोनमेंट एरिया को ही हम कई बार क्या होता है कि इंटरचेंजेबली वर्ड जो है हम कैंटोनमेंट बोर्ड भी यूज़ कर देते हैं। ठीक है। तो ऑफ कोर्स अब ये कैंटोनमेंट बोर्ड जो है इस टाइम पर यही एक्सटेंड कर रहे होंगे ना हेल्प। कोई एरिया तो नहीं हेल्प कर सकता, तो क्योंकि ये बॉडीज़ हैं तो ये डेमोक्रेटिक बॉडीज़ ये हेल्प कर रही हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है। तो अब कैंटोनमेंट एरियाज जो हैं वो असल में मिलिट्री पॉपुलेशन को जो है अकोमोडेट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उसमें धीरे धीरे सिविलियन जो पॉपुलेशन है वो भी रहने लगी है। ठीक है। अब असल में जो मिलिट्री स्टेशंस होते हैं उसमें सिर्फ मिलिट्री के और आर्म्ड फोर्सेस के लोग रह सकते हैं और उनके अकोमोडेशन के लिए और उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कैंटोनमेंट एरियाज में मिलिट्री और सिविल पॉपुलेशन दोनों रहती होती है। अब जो ये कैंटोनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होती है ये डायरेक्टली किसके कंट्रोल में है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस एस्टेट्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। ठीक है। तो उसके अंदर डायरेक्ट कंट्रोल है इनका कैंटोनमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है। अब मेंबर्स कौन कौन होते हैं कैंटोनमेंट बोर्ड में। कैंटोनमेंट बोर्ड में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ऑफ कोर्स बिसाइड्स एक्स ऑफिशियो और नॉमिनेटेड मेंबर्स, जो है ये कैंटोनमेंट एक्ट जो है वो इस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है। अब इनके जो टर्म्स ऑफ ऑफिस है जो मेंबर्स का वो 5 ईयर्स है।
इसमें 8 इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, 3 मिलिट्री नॉमिनेट करेगी मेंबर्स को, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे ऑफकोर्स उसी एरिया के, जैसे स्टेशन कमांडर, गैरिसन इंजीनियर, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेडिकल ऑफिसर्स, ये जो है वो एक्स ऑफिशियो, मतलब जो भी उस टाइम पर स्टेशन कमांडर है वो उसका मेंबर बन जाएगा, जो भी गैरिसन इंजीनियर है वो मेंबर बन जाएगा, इसलिए उसको हम कहते हैं एक्स ऑफिशियो की, मतलब बाय ऑफिशियल पोजीशन वो मेंबर बनते हैं, ठीक है। फिर है 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो क्योंकि सिविलियन पॉपुलेशन भी रहती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी एक जो है रिप्रेजेंटेटिव को उसमें नॉमिनेट करता है, ठीक है। अब कैटेगरीज कौन कौन सी होती है कैंटोनमेंट बोर्ड की, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन 4 ऐसी कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी तो वो है जिसमें पॉपुलेशन 50,000 से ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी है 10,000 से 50,000, ऐसे तीसरी है और चौथी है, ठीक है। तो ये कैंटोनमेंट बोर्ड की पॉपुलेशन के बेसिस पर इनकी कैटेगरीज डिसाइड की हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरन कम्युनिटी। तो म्यांमार की मिलिट्री जो है उसने एयर असॉल्ट्स लॉन्च किए हैं। कैरन जो एक हमारी कैरन नेशनल लिबरेशन आर्मी है, जो आर्म्ड विंग है कैरन कम्युनिटी की, कैरन नेशनल यूनियन की, उनके ऊपर एयर असॉल्ट्स जो है वो लॉन्च किए हैं म्यांमार की मिलिट्री ने, बिकॉज दिस कम्युनिटी एंड दिस आर्म्ड विंग इज़ रेजिस्टिंग म्यांमार्स मिलिट्री रूल इन बेसिकली मिलिट्री रूल इन म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार में आपको पता है ना कू हो गया एक तरह से, तो म्यांमार की मिलिट्री कंट्रोल कर रही है, तो उसको रेजिस्ट कर रही है। ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है कैरन कम्युनिटी, वो उसको रेजिस्ट कर रही है, एक आर्म्ड विंग उनकी है वो वहाँ पर रेजिस्टेंस कर रही है, तो उसको म्यांमार मिलिट्री जो है वो एक तरह से एयर असॉल्ट्स कर रही है उनके ऊपर, ठीक है। तो ये कैरन नेशनल जो यूनियन है वो वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फेवर में है, वो वहाँ की मिलिट्री के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि जो एंटी कू प्रोटेस्टर्स जो हैं उनका वो फेवर कर रहे हैं और वो इसलिए म्यांमार के मिलिट्री के अगेंस्ट हैं। तो म्यांमार की मिलिट्री इनको ऊपर एयर असॉल्ट्स करके इनकी टेरिटरी जो इन्होंने जो होल्ड की हुई है उसको वो छुड़वाना चाहते हैं और वो इनको ख़त्म करना चाहते हैं बेसिकली उस एरिया से। तो कैरन कम्युनिटी है क्या, ये मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न म्यांमार का जो एरिया है वहाँ पर जो है ये कम्युनिटी जो है वो वहाँ पर प्रेवलेंट है, और ये क्लोज अलाय है जो रेजिस्टेंस मूवमेंट इस टाइम पर चल रही है इलेक्टेड गवर्नमेंट के फेवर में, तो उनकी ये क्लोज अलाय है। इनके जो आर्म्ड विंग है उसका नाम है कैरन नेशनल लिबरेशन आर्मी। अब ये कैरन कम्युनिटी जो है ये एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप है सीनो तिब्बतन। सीनो कौन सा होता है, चाइना, चाइना का जो नाम आपको पता है ना, सीनो भी है थोड़ा, ठीक है। तो इसको ये सीनो तिब्बतन लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल हैं ये, और ये काइन स्टेट, सदर्न और साउथ ईस्टर्न म्यांमार में ये बेसिकली रिजाइड करते हैं। फिर एक और सिचुएशन है, एक और माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिनका नाम है काचिन कम्युनिटी। वो भी जो है वो वहाँ पर गवर्नमेंट के फेवर में है और वो म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट वहाँ पर रिवोल्ट कर रही है। तो उन्होंने भी इवन कुछ गवर्नमेंट के आउटपोस्ट के ऊपर भी जो है वो कब्जा कर लिया, तो उसके ऊपर भी म्यांमार जो है मिलिट्री जो है वो एयर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो ये कारन और काचिन, तो ये दोनों ही माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जो कि ग्रेटर ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं म्यांमार के अंदर रहते हुए। वो कहते हैं कि हमको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, तो इसीलिए जो है म्यांमार की मिलिट्री इनके ऊपर स्ट्राइक्स कर रही है, और अब वो ज़्यादा ही वोकल हो गए हैं कुछ कू के टाइम पर, तो ठीक है। तो इनके ऊपर जो है वो बेसिकली अब म्यांमार अटैक कर रहा है उनको, म्यांमार मिलिट्री। नेक्स्ट टॉपिक है फंड मैनेजर्स कंपनसेशन। तो सेबी ने एक चेंज लेके आए हैं फंड मैनेजर्स की कंपनसेशन, ठीक है। तो समझ लो कि एक म्यूचुअल फंड को एक मैनेजर जो है वो मैनेज करता है, उस म्यूचुअल फंड को समझ लो उसमें 10,000 करोड़ रुपए लोगों ने टोटल मिला के सबने पूल करके जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा, ठीक है। तो जो कंपनसेशन मिलेगी उस मैनेजर को, जो म्यूचुअल फंड को जो मैनेज कर रहा है बेसिकली, तो जो उसका कंपनसेशन जो उसका मैनेजर होगा, फंड मैनेजर होगा, उसके जो कंपनसेशन मिलती है, ठीक है, आपको पता है उसको उसमें जो भी उसकी सैलरी मिलती है और जो उसको वेरिएबल पे मिलती है जो कि मतलब प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो उसके ऊपर सेबी ने कहा है कि जो 20% जो है उसकी जो कंपनसेशन है वो उस फंड की परफॉर्मेंस के बेसिस पर उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, समझ लो मैं एक फंड मैनेजर हूँ और जब मैं एक म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा हूँ तो मेरा ये क्योंकि मेरे को उसमें से जो मेरी वेरिएबल पे है, जो कि मतलब मेरी बेसिक पे के अलावा जो है मेरी पे है जो फ्लक्चुएट करती है, जो मेरी परफॉर्मेंस बेस्ड पे है, वो इस पे डिपेंड करेगी कि मेरा जो मैं म्यूचुअल फंड जो मैं मैनेज कर रहा हूँ वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट जाता है, समझ लो अगर जैसे हम एग्जांपल लें कि 100 करोड़ का वो जो है फंड है, ठीक है, और उसके अंदर प्रॉफिट हुआ है मतलब फंड में जो उस म्यूचुअल फंड से समझ लो 10 लाख का, ठीक है। तो जो 10 लाख में जो है
उस प्रॉफिट में से जो है जो कंपनसेशन आएगी जो कंपनी को बेसिकली, मतलब 10 लाख का जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है तो उसमें से 20% मुझे मिलेगा, ठीक है। तो मेरे क्या इंटरेस्ट जो है वो, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट क्या है कि मैं उस प्रॉफिट को बढ़ाऊँ, उस फंड को बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करवाऊँ, सो दैट कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़े, और कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो मेरी जो कंपनसेशन है 20% जो उस पर अटैच्ड है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो सेबी ने कहा है कि अभी क्या होता है कि अगर मुझे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो, मैं एक फ़ंड मैनेजर हूँ और मुझे फ़र्क ही ना पड़ता हो कि म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं लोगों को झूठ झांसा देके कि ये फंड जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आप इसके अंदर इन्वेस्ट करो, तो मैं लोगों को झूठ बोल सके जो है, और बहुत ही एक तरह से डिसइंटरेस्टेड तरीके से उसको मैनेज करूँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये नहीं भी परफॉर्म करेगा, आई डोंट केयर, मुझे तो अच्छी कंपनसेशन मिलनी ही है इन एनी वे। लेकिन जब इस मेरी ही सैलरी समझ लो इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो लिंक्ड हो गई, तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जब भी अगर इसको ये ख़राब परफॉर्म करने लगा है तो मुझे अपना भी इंटरेस्ट मेरा इसमें इन्वॉल्व है, तो मैं उसी टाइम जो है वो एक तरह से लोगों को, इन्वेस्टर्स को, सेबी को बता दूंगा कि ये अच्छा सा परफॉर्म नहीं कर रहा है और इसके ऊपर जो है आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्योंकि अब मैं ऐसा इसलिए करूंगा क्योंकि मेरी खुद के भी इसके अंदर एक तरह से इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मेरे फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसीलिए सेबी ने ये रूल्स लेके आए हैं कि जो है 20%। अब समझ लो, अब इसमें भी बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन दी है कि अब समझ लो सीईओ एक है और वो सिर्फ एक ही फंड को मैनेज करता है, ठीक है। तो तो उसमें क्या होगा कि उसका 50%, मतलब जो अब एक फंड मैनेजर जो सिर्फ एक ही फंड को मैनेज कर रहा है, तो एटलीस्ट 50% जो उसकी कॉम्पनसेशन है, समझ लो उसकी 1 लाख सैलरी है, ठीक है, और उसको 50,000 रुपये जो उसका जो 50,000 रुपये जो है वो उसकी वेरिएबल पे है, ठीक है। तो उसका जो 50%, मतलब 25,000 रुपये जो है वो जो है वो इसी फंड से ही रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 50% जो है वो उसकी कंपनसेशन एक ही फंड से जो है वो अटैच होनी चाहिए, ठीक है। और जो अगर बहुत सारे फंड्स को मैनेज कर रहा है कोई सीईओ या कोई की पर्सोनल, तो उसकी 20% के हिसाब से जो है उन प्रोपोर्शनली जो है वो उन सारे फंड्स में उसकी कंपनसेशन जो है वो मैनेज की जानी चाहिए, सो दैट उसके फाइनेंशियल और जो उसके मॉनेटरी इंटरेस्ट उन सब फंड्स में जो है वो इन्वॉल्व हो जाएं और वो कभी भी उसको बैड परफॉर्मेंस ना जो है वो ना होने दे उन फंड्स की, ठीक है। तो सेबी ने इसीलिए किया है कि अलाइन द इंटरेस्ट ऑफ की एम्प्लॉयज ऑफ द असेट मैनेजमेंट कंपनीज विद यूनिट होल्डर्स ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ठीक है। यही जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे जो मॉनेटरी इंटरेस्ट है वो भी जो है वो जो इन्वेस्टर्स के साथ जो है वो इंटरलिंक्ड हो जाए, सो दैट मैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स को जो है वो खराब परफॉर्म ना करने दूँ, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी फंड मैनेजर की कंपनसेशन में भी, ठीक है। अब आप लोगों को पता लगेगा कि कितनी ज़्यादा उनकी कंपनसेशन इसके साथ इन्वॉल्व है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अब और उसमें क्या होगा कि विसल ब्लोइंग भी आएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर एक फंड जो है वो बैड परफॉर्म करने लगा या वो कोलैप्स होने लगा है, तो क्योंकि मेरा भी इसमें पैसे इन्वॉल्व है, ठीक है, तो मैं जल्दी से जल्दी ये चाहूँगा कि अगर कोई रॉन्ग डूइंग हो रही है, जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के केस में हुआ कि वो क्यों नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने सेबी को क्यों नहीं बताया या लोगों इन्वेस्टर्स को क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनके खुद के इंटरेस्ट कुछ इन्वॉल्व थे ही नहीं। अगर उनके खुद की भी इसके अंदर मॉनेटरी कंपनसेशन इन्वॉल्व होती तो वो पहले ही लोगों को आगाह कर देते और ऐसा कोलैप्स सिस्टम का ना होता जैसा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के साथ हुआ, ठीक है। तो उसी से ही सीखते हुए ही सेबी ने ये चेंज लेके आए हैं, ठीक है। अब सेबी क्या है, सेबी है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये शुरू में तो एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से, गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन से बनाया गया था 1988 में, लेकिन 1992 में ये एक्ट बना दिया गया। तो जब से एक्ट बन गया और कोई भी बॉडी जब एक्ट से बनाई जाएगी तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाएगी, ठीक है। इनिशियली इट वॉज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बट नाउ इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसमें 9 मेंबर्स होते हैं एक्सक्लूडिंग द चेयरमैन। मिनिस्ट्रीज ऑफ फाइनेंस एंड लॉ के मेंबर्स होंगे, आरबीआई के मेंबर होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे इसमें, ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं सेबी के, स्टॉक एक्सचेंज से बेसिकली इसका रिलेटेड होता है, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड, फिर जो है ब्रोकर, सब ब्रोकर, इन सब की जो है रजिस्ट्रेशन करना, इनके ऊपर नज़र रखना, ऑडिट करना स्टॉक एक्सचेंज का, और ये फंड्स कैसा जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं इसके ऊपर एक तरह से रेगुलेशन करके रखना। तो ये बेसिकली सेबी का जो है वो मैंडेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेट ज़ीरो फोरम। तो सऊदी अरेबिया जो है उसने यूएस, कनाडा, नॉर्वे और कतार का जो इनिशिएटिव है जो नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर्स फोरम फॉर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स, उसको जो है वो ज्वाइन कर लिया है, कहा है कि हम ज्वाइन करेंगे। तो ये किस
जो है वो बेसिस पे हो रहा है ये नेट ज़ीरो, जो ये फोरम फॉर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स। यूएस के जो प्रेसिडेंट, उन्होंने अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था ना, हमने अप्रैल के आई थिंक फर्स्ट वीक में ही हमने इसको रिवाइज किया था प्रीलिम्स बूस्टर में, कि यूएस प्रेसिडेंट जो है वो अपने नेट ज़ीरो के एक तरह से टारगेट को अनवील करने लगे हैं। ठीक है, तो अभी अर्थ डे पे उन्होंने बोला है कि 2050 तक उनका टारगेट है कि वो नेट ज़ीरो एमिशंस जो है वो यूएस को वहाँ पर लेकर जाएंगे। ठीक है, अब नेट ज़ीरो गोल है क्या? कार्बन न्यूट्रलिटी का गोल है, जिसके नेट ज़ीरो का मतलब ये नहीं कि वो एमिशन सारी रोक देंगे। नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि अगर वो 100 टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, तो 100 टन को वो जो है वो बचाने की भी या फिर उसको एब्जॉर्ब करने की भी कोशिश करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को रिमूवल भी करेंगे एटमॉस्फेयर से। तो मतलब नेट क्या हो जाएगा कि 100 उन्होंने एमिट किया, 100 उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, तो नेट जो हो गया वो ज़ीरो हो गया। ठीक है, और कैसे एब्जॉर्ब किया जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगा के, फिर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बना के जो कि कार्बन को कैप्चर करके और स्टोर करें। ठीक है, अब ये ऐसा भी पॉसिबल है कुछ कंट्रीज़ में, जैसे भूटान है, कि वो कंट्री भूटान जो है वो उसमें नेगेटिव एमिशंस है, मतलब कि जितना वो एमिट करती हैं उससे ज़्यादा वो स्टोर या फिर कैप्चर कर देते हैं, तो उनकी जो एमिशंस है वो रादर नेगेटिव में चलती हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अब ये क्यों नेट ज़ीरो गोल लेके आया जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि अगर हमको पेरिस एग्रीमेंट का जो 2 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा टारगेट है उसको सच में अगर रियलाइज़ करना है, तो ग्लोबली हमको 2050 तक जो है नेट ज़ीरो के टारगेट को अचीव करना पड़ेगा। अब ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में सुनीता नायर जी हैं, बहुत फेमस है, आपको पता होगा। उन्होंने एक रीज़न दिया था कि क्या ये नेट ज़ीरो जो है वो क्यों मीनिंगलेस है। ठीक है, तो उसको भी मैंने आपको शेयर किया है। तो वो ये कहती हैं कि कोई सब्सटेंस नहीं है नेट ज़ीरो के टारगेट में, ये सिर्फ एक एस्पिरेशनल आइडिया है, और कोई किसी के पास प्लान नहीं है, ना तो जो बाइडन जो है उनके पास कोई प्लान है कि कैसे नेट ज़ीरो अचीव किया जाएगा 2050 तक। ठीक है, उन्होंने कुछ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ की बातें की हैं, लेकिन उसके कैसे उसको इतना ज़्यादा स्केल पर बढ़ाया जाएगा और कैसे जो है वो उस डिलीवर किया जाएगा, इसके ऊपर कोई डेट फाइनलाइज नहीं है। तो मतलब ये सिर्फ हवा की बातें हैं। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो नेट ज़ीरो का कंसेप्ट है ना वो खुद ही फ्लॉड है। अब नेट ज़ीरो कैसे अचीव कर सकते हैं? ठीक है, या तो फॉरेस्ट, मतलब आप कवर बढ़ाओ, प्लांट ज़्यादा, ट्रीज ज़्यादा प्लांट करो ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करें, या फिर आप ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लेके आओ जो कार्बन कैप्चर जो करें। ठीक है, पहला उन्होंने बोला है कि देयर आर ह्यूज चैलेंजेस, जो कि ट्री कितना जो है कार्बन को सोक कर रहा है उसके एस्टिमेशन लगाना ही बहुत बड़ा एक चैलेंज है। ठीक है, दूसरा, जो ये टेक्नोलॉजीज़ की बात की जा रही है ये कितनी रिलायबल हैं, कितनी लेवल पर अवेलेबल हैं, और क्या आने वाले टाइम में ये इतनी अवेलेबल होंगी, इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी अभी तक है ही नहीं। तो ये नेगेटिव एमिशन का जो टारगेट है, बेसिकली दिस इज़ बेस्ड ऑन अ फॉल्स अजम्पशन। नेक्स्ट, उन्होंने बोला है कि नेट ज़ीरो जो है वो खुद भी इनइक्विटेबल है। इवन अगर आप ये कह रहे हो कि नेट ज़ीरो हमको ग्लोबली जो है वो पहुंचना है 2050 तक, अगर सच में वर्ल्ड वाइड सारी कंट्रीज़ को नेट ज़ीरो तक पहुंचना है 2050 तक, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा एमिशन किया है हिस्टोरिकली, उनको तो ऑलरेडी 2030 तक नेट ज़ीरो पहुंच जाना चाहिए, तब जाके वर्ल्ड जो है वो सच में नेट ज़ीरो का टारगेट को अचीव कर पाएगा। ठीक है, तो ये सुनीता नायर जी के आर्ग्यूमेंट्स हैं, तीनों बहुत वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब इंडिया क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है नेट ज़ीरो टारगेट्स को? ठीक है, अब इंडिया को पता है कि उसकी अब जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का टाइम है, तो उसको एमिशंस तो करनी पड़ेंगी। तो इंडिया सबसे ज़्यादा इससे जो है वो टारगेट होगा, क्योंकि उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है। तो अब ये नेट ज़ीरो जैसे टारगेट ले आएंगे जब, तो इंडिया जो है उसकी एमिशन जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली आने वाले टाइम में, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। तो इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा इससे हिट होगा। ठीक है, इतना हिट होगा कि कोई भी जितनी मर्जी एफॉरेस्टेशन कर ले, रिफॉरेस्टेशन कर ले, वो कंपनसेट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, और कोई कार्बन रिमूवल टेक्नोलॉजीज़ भी अभी तक ऐसी कोई दिख नहीं रही हैं या रिलायबल नहीं है जिससे हम अपने जो नेट ज़ीरो टारगेट को अचीव कर पाएँ। दूसरा, इंडिया ये कहता है कि नेट ज़ीरो का टारगेट 2015 के जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके अंदर तो था नहीं, तो आप ये बाद में एकदम से कैसे ले आए आप? ठीक है, तो इंडिया इज़ ऑल्सो ऑब्जेक्टिंग टू दिस आउटसाइड UNFCCC मैकेनिज्म। तो इंडिया कह रहा है कि UNFCCC का जो मैकेनिज्म था पेरिस एग्रीमेंट, उसके बाहर आप टारगेट्स क्यों लेके आ रहे हो? जब COP26 अभी ग्लासगो में होनी है, तो उससे पहले ही आप एक तरह से उसके बाहर ही आप नेगोशिएशन करने लग गए हो, और पेरिस एग्रीमेंट में तो इसके बारे में कोई बात हुई नहीं।
ठीक है। फिर इंडिया ये भी बहुत अच्छा बोल रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट में जो आपने चीज़ें प्रॉमिस की थी, पहले उसकी रिपोर्ट दो कि उस पर आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। इंडिया अपनी रिपोर्ट दे रहा है कि देखो हमने जितने टारगेट दिए थे, हमने उसमें से 3 टारगेट्स तो अचीव कर लिए हैं। और कहा यह जा रहा है कि इंडिया जो है वो अकेली G20 कंट्री है जिसके जो क्लाइमेट एक्शंस हैं वो सच में पेरिस एग्रीमेंट का जो गोल है उसको अचीव करने के कंप्लायंट है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, और कोई भी कंट्री जो है वो उसके नियर भी नहीं है इस मामले में। ठीक है। इंडिया जो है वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है, और बाकी कंट्री सिर्फ बोल रही हैं ये नेट ज़ीरो अब नवा नवा टारगेट लेके आ जाते हैं, पहले के टारगेट कोई पूरे नहीं किए हुए हैं। इंडिया जो है वो एक्चुअली वर्क कर रहा है पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट्स के ऊपर। ठीक है। अब इंडिया ये कह रहा है कि डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो उन्होंने सिर्फ अपनी कभी पास्ट कमिटमेंट्स या पास्ट प्रोमिस के ऊपर तो परफॉर्म नहीं किया है, तो क्या भरोसा है कि इंडिया जो है ये नेट ज़ीरो का वो प्रॉमिस करके खुद परफॉर्म नहीं करेंगे, और इंडिया को ज़बरदस्ती परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया इज़ अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री और उसने अपने सारे प्रोमिस और कमिटमेंट्स को पूरा किया है। फिर इंडिया ये भी कह रहा है कि हम सच में ये टारगेट करेंगे, हम ये सच में ट्राई करेंगे कि 2050 या 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएं, हम नेट ज़ीरो सच में जो है वो अचीव कर लें। बस हम ये चीज़ लिख के नहीं देना चाहते इंटरनेशनल कमिटमेंट में। ठीक है। तो ये इंडिया के ऑब्जेक्शंस हैं। ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। और आपको आज या फिर मैक्सिमम कल, मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई कि आपको आज रात तक ही जो है अप्रैल की जो कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स की वो आपको शेयर की जाए टेलीग्राम ग्रुप में। So you will have to read that also. ठीक है। So we'll meet next time on Monday. Until then, goodbye and take care.